भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी उम्मीदवार अनिल फिरोजिया का जबरदस्त जनसंपर्क नागदा में हुआ। दशहरे मैदान से शुरू हुए जनसंपर्क से पहले फिरोजिया ने पूजा अर्चना की और धुआंधार शुरुआत की। जनसंपर्क में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ भी मौजूद रहे। उज्जैन से ब्यूरो हेड संजय शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि हरियाणा में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान आज सायं 5 बजे तक कुल 62.3% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 67.51% तथा करनाल में सबसे कम 56.7% मतदान हुआ। सोनीपत में 63.52%, रोहतक में 64.48%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 62.98%, गुड़गांव में 57.53% तथा फरीदाबाद में 58.56% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि सी विजिल ऐप पर अब तक 4115 शिकायतें आई हैं, जिनमें से केवल 4 ही लंबित हैं। आज चुनाव मतदान के दिन 94 शिकायतें आई, जिसका समाधान कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया लगभग शांतिपूर्ण रही। मेवात में 2 तथा रोहतक में 1 FIR दर्ज की गई है। हरियाणा से संपादक अजब यदुवंशी के साथ दिल्ली से संपादक अशोक मिश्रा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के छठे चरण का महापर्व आज संपन्न हुआ। छठे चरण का लोकसभा चुनाव आज रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न हो गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परिंदे भी पर नहीं मार सके। मतदाता इस तपिश की भारी गर्मी में ही पंक्तिबद्ध होकर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करते रहे। इस दौरान जिलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी रमन कुमार एवं पुलिस कप्तान उपेंद्र कुमार शर्मा पूर्वी चंपारण व शिवहर लोकसभा क्षेत्र में गश्त लगाते दिखे। इस दौरान अधिकारी ने शिवहर, पूर्वी चंपारण व बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया, जहां मतदाता कतारबद्ध होकर शांतिपूर्ण मतदान करते देखे गए। प्रशासन की व्यवस्था को देख लोगों ने खुशी का माहौल था। इस बाबत पूछे जाने पर SP श्री शर्मा ने बताया कि सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। लोगों में उत्साह का माहौल है। मोतिहारी से ब्यूरो हेड अखिलेश्वर झा की रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक में भी सुबह से 7 बजे से ही मतदाताओं की कतार लगी हुई है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी 3 बजे तक 35% मतदान की खबर आ रही है। रोहतक से ब्यूरो हेड आनंद कुमार की रिपोर्ट।
मोनिका नंबर क्या 710 अनुरानी क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? है ठीक है। पूछना आप लोग चैनल पे आएगा दिखाओ ना आईडी के बाद क्या है? कुल 40 के 118 करना है 308 आवाज़ का नहीं तेरी तेरी भी खिंच ले मेरी बच्चों साहब इधर खींचो यार। सारे दी बन जासी आईडी कार्ड दिखाओ जी कटो जी अपने अपने आईडी ਇਹ ਰਾਤੀ ਫ੍ਰਿਜ ਫੋਟੋ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। स्पेशल ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ? खबर फास्ट इधर देखना जी मैडम इधर वनवासी कल्याण आश्रम का था, लेकिन सब राष्ट्र के लिए है, सब पूरा संगठन लगा हुआ है सारे
कुछ नहीं कौन देखते हैं जी? आज शाम अचानक 3 बजे आए मौसम में परिवर्तन से लोगों को मुश्किलों का बड़ी तेज आंधी की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। विद्युत व्यवस्था चरमरा गई एवं शादी ब्याह के पंडाल उखड़ गए तथा दिन में भी रात के जैसा अंधेरा छा गया। लोगों को अपने वाहन की लाइट जलाकर चलना पड़ा। तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी आई। पवई के आसपास क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। कई जगह पेड़ उखड़ गए और धूल का अंबार दिखाई दे रहा था। पन्ना मध्य प्रदेश से पवई से रिपोर्टर अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। और भैया सतीश का दुकान ही बंद कर है कहा अब तो हम नहीं चाहिए रहे सतीश पटेल
बेगूसराय में कहने को तो गढ़पुरा प्रखंड के ग्रामीण इलाके के लोगों को चिकित्सालय सुविधा मुहैया कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र तक की व्यवस्था की गई है, लेकिन कागज पर दुरुस्त रखने वाली इन केंद्रों की व्यवस्था धरातल पर पूरी तरह से लचर नजर आती है। न ही ढंग की व्यवस्था है, न ही मरीजों के लिए बेड का इंतजाम और न ही दवा व्यवस्था। सही मायने में गंभीर हालत में अस्पताल लाए जाने के बाद मरीज मरहम पट्टी के बाद रेफर कर दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में इनके इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को व स्वास्थ्य कर्मियों की दरकार होती है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य ऐसी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरीज परेशान हो जाते हैं। आलम यह है कि अव्यवस्था के बीच यहाँ आने वाले मरीज को जल्द से जल्द रेफर करना अभिभावकों की मजबूरी बन जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में ओपीडी का टाइम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का शिफ्ट होता है, लेकिन ओपीडी के टाइम में 10 बजे से पहले ना ही रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलता है, ना ही कोई डॉक्टर बैठ पाता है। यह बातें ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल कर्मियों की लापरवाही की समस्या की जानकारी स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों को नहीं है, बावजूद इसके स्थिति में सुधार करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन इन अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों की दशा काफ़ी खराब है। आलम यह है कि इन केंद्रों पर सप्ताह में केवल एक दिन ही एनएम आती जाती है। ऐसे में मरीजों का इलाज नहीं के बराबर हो पाता है। इन केंद्रों पर कर्मियों की कमी एक बड़ी समस्या है। पीएचसी पर महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्था नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ही अस्पताल में स्थापना कॉल से ही महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं करने के कारण पीएचसी में प्रसव कराने की जिम्मेदारी पुरुष डॉक्टर के सहारे एनएम को ही है। कहने को यहाँ 4 चिकित्सक तैनात हैं, लेकिन अस्पताल में इनकी मौजूदगी नहीं के बराबर ही होती है। बेगूसराय से ब्यूरो हेड चंदन कुमार निराला की रिपोर्ट। वहीं वाराणसी शहर में स्मार्ट सिटी के तहत डिस्प्ले सरकारी खंभों पर लगाए हुए थे, जिस पर बीजेपी ने अपने भाजपा के पोस्टर लगाकर चुनावी प्रचार कर पूरी तरह चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया। वह चुनाव को निष्पक्ष करने में प्रभावित कर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही सपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने कहा कि ठीक गठबंधन सभी इकाइयों द्वारा आगामी 12 मई को महासम्मेलन वाराणसी में होने जा रहा है, जिसमें 10 लाख लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस महासम्मेलन में सपा मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह व बसपा प्रमुख बहन मायावती शामिल होंगे। वाराणसी से ब्यूरो हेड धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। छोटा वाला गाड़ी में चला दो भाई, कोई ये है छोटा वाला है। मैंने अपना जो पिछला चुनाव 2017 में लड़ा था, वो चूँकि एक लोकल चुनाव था, उसमें मैंने सारे बनारस के जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो एक नागरिक का एक अधिकार भी होता है, पीने का पानी, सीवर का ओवरफ्लो, कूड़े का उठान व निस्तारण, जाम प्रदूषण, गंगा जी की दुर्दशा और क्योटो बनाए जाने के नाम पर हमारे मंदिर क्षेत्र का विध्वंस, इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं उस चुनाव में उतरी थी। और आज हमारे सांसद के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज भी वही मुद्दे जस के तस बनारस वालों के सामने पड़े हुए हैं, और उन्हीं मुद्दों के साथ आज इस लोकसभा चुनाव में भी मैं इस चुनाव में उतरी। और यही सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि विकास तो बाद में आता है, पहले तो आम जनता को, गरीब आदमी को उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। पीने का पानी, उसके आसपास का स्वच्छ वातावरण, सांस लेने के लिए उसको स्वच्छ हवा, पहले इसकी ज़रूरत उसको है, उसके बाद विकास की बात आती है। तो मेरे यही मुद्दे मेरे इस चुनाव में हैं, जिन्हें लेकर के मैं जनता के सामने आई हूँ। और मेरी ये उनसे निवेदन भी है और उनसे मेरा वचन भी है कि इन्हीं मुद्दों के लिए, उनकी इसी समस्याओं के निजात के लिए मैं उनके साथ लड़ती रहूँगी, संघर्ष करूँगी, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ इस पर आपको कारगर करके ज़रूर दिखाऊँगी। मैडम, आपने स्वच्छ हवा, पीने का पानी, सारी बातें की, लेकिन काशी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यातायात की समस्या। जाम, मैंने बोला आपको जी। तो इस पे आप क्या, आपका क्या? देखिए, 5 सालों में जो जाम की बदतर स्थिति हुई यहाँ पर, वो हमसे छुपी नहीं। और विकास की बहुत बात की जाती है कि हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने बनारस को दिए हैं विकास के लिए, वो सब कार्य चल रहे हैं। मुझे आप बताएं, 5 साल में क्या एक भी कोई जाम को नियंत्रण करने के लिए एक भी कोई मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई? एक सिंपल सा उसका सल्यूशन यही दिखता है कि कम से कम प्रमुख चौराहों पर
मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। मैंने इन सभी समस्याओं की चर्चा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से की थी और उन्होंने सहमति जताते हुए सभी का से निजात दिलाने का उनके पास भी एक प्लान है। जैसे आप जानते हैं कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया था और इसी का एक आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो इसका उन्होंने सोल्यूशन मुझे दिया था कि मल्टी लेवल पार्किंग जैसे उन्होंने और शहरों में बनाई, वो वही उसका एक उपाय है कि वो तो तुरंत हो जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री का क्षेत्र था तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी नहीं थी। फिर उसके बाद एक जो बड़ी समस्या है हमारी कि हमारे पास इस शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। हर इंसान अपनी अलग अलग रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे अपनी कार हो, मोटरसाइकिल हो, वो अपनी व्यवस्था से ही ट्रांसपोर्ट इधर उधर अपना आना जाना आवागमन कर रहा है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उपाय दिया था मुझे कि मोनोरेल ही बनारस जैसे एक कॉम्प्लेक्स शहर के लिए मेट्रो का जो प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक सर्वे 3 साल से कराया जा रहा है वो सब सिर्फ कागजी है, वो हकीकत में उतरने लायक हमारी उसकी 2 साल पहले तक प्रदेश में आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार उस दौरान क्यों नहीं मल्टी लेवल जो है पार्किंग की व्यवस्था के है जी, उस दौरान क्यों नहीं जो है ये व्यवस्था की गई कि मल्टी लेवल पार्किंग जिससे जान की समस्या से निजात मिल सके। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। 5 साल वो बीत गए। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, आज मैं अगर सांसद प्रतिनिधि की तरह यहाँ से अगर प्रत्याशी के फॉर्म में अगर आपके सामने हूँ तो मैं पहले आपसे बात वही करना चाह रही हूँ। ये तो मैंने आपको उपाय बताया कि मैं जब इस पार्टी से जुड़ी हूँ और मैं इन समस्याओं को लेकर के जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाती हूँ तो उन्होंने मुझे इसका क्या सोल्यूशन दिया है। आप पहले की बात अगर करते हैं तो पहले की बात तो ही मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 साल में प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र था, आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश की बात क्यों करते हैं। 25 साल से इस शहर में भाजपा का शासन है, सारे मेयर उनके हैं, सारे विधायक उनके रहे हैं, तो दुर्दशा जो बनारस की हुई है वो भाजपा ने की है इस शहर की। तो इसका जवाबदेही सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों है, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं है। आज बनारस की बात हो रही है तो वो मैं यही पूछना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि इस जाम की आपने बात की कि इसके सोल्यूशन के लिए क्या एक भी मल्टी लेवल पार्किंग 5 साल में क्यों नहीं बन पाई। अभी आपने स्थानीय समस्याएं थी उनकी रेखांकित किया। मैं ये जानना चाहता हूँ बतौर सांसद प्रत्याशी आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, शिक्षा को लेकर के, अर्थ को लेकर के, व्यापार को लेकर के, इन मुद्दों पर यदि आप सांसद प्रत्याशी हैं, अब आप मेयर प्रत्याशी नहीं, बतौर सांसद इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है। देखिए दिक्कत यहीं से शुरू हुई थी क्योंकि सांसद को हमने जब प्रधानमंत्री बना दिया तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करने लगे, इसलिए हमारा बनारस कहीं पीछे छूट गया उसमें। तो अब बनारस वालों से भी अपील करती हूँ, प्रदेश की सरकार बनाई, देश की सरकार बनाई, अब अपने बारे में सोचिए। 25 साल से जिस एक पार्टी को आप सत्ता दिए हुए हैं उसका भी आपने हाल देख लिया कि बनारस के कैसे दुर्दिन उन्होंने ही किए, दुर्दशा की उसकी। तो सांसद के रूप में मेरी प्राथमिकता वही है, बता दिया आपको कि सबसे पहले तो एक नागरिक को उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसके बाद उसकी विकास की और आगे की बात होगी। उसको पहले पीने का पानी, उसको हवा और ये सब तो हम उसको उपलब्ध करा लें। उसके आसपास हमारे शायद आज़ादी के समय हमारे पुरखों ने अगर अपनी आहुति दी थी स्वतंत्रता में तो उन्होंने एक यही सुगम जीवन जनता के लिए चाहा था। और अगर आज भी बनारस जैसे शहर में जहाँ से का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बन जाता है, अगर ये सुविधाएं नहीं हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बना करके ही आपको ये काम आपका शहर के हो। मुंबई ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, बैंगलोर ले लीजिए, यहाँ के लोग कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बना होगा। तो विकास कार्य के लिए, शहर की समस्याओं के काम करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री ही बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन बनने के बाद जरूर आपने अच्छे दिन का सपना जरूर दिखाया था। अच्छे दिन तो छोड़िए, आज आम जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वही हमें उपलब्ध नहीं हुई। तो मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि ये चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बनारस के लोगों के जीवन की सुगमता ही मेरा प्राथमिकता है।
और वो शुरुआत होती है सबसे पहले तो पीने का पानी। पीने का पानी के लिए जनता प्रदर्शन सड़क पर उतर के करती है अगर, तो ये हम सबों के लिए सोचने की बात है कि शुरुआत वहीं से करनी है। विकास की बातें तो बाद की। शालिनी जी, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखने से क्या लग रहा है आपकी डायरेक्ट फाइट किससे है? आप बताएं। ये आप प्रचार कर रही हैं तो आप बेहतर बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आप लोग पुष्टि कर ही चुके हैं इसकी उत्तर प्रदेश कि गठबंधन, बनारस संसदीय क्षेत्र, वही तो बता रही हूँ आपको कि आप उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं पुष्टि इस बात की कि गठबंधन ही इस बार भाजपा का सफाया करने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। मैडम, आजमगढ़ के विधान पे क्या कहना है आपका? आजमगढ़ के विधान जी, मुझे लगता है कि आप अगर बनारस के लिए मुझसे पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बनारस का बताएं ना, किससे डायरेक्ट फाइट? डेफिनेटली आपको बताया ना, एक जो 2014 में एक लहर थी जिसने सत्ता परिवर्तन किया था, आज आप देखेंगे कि उससे ज्यादा कहीं लोगों में आक्रोश है और एक परिवर्तन जो आप देख रहे हैं वो गठबंधन के माध्यम से हो रहा है। और बनारस में भी मुख्य टक्कर गठबंधन की ही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने तभी देखा जब प्रत्याशी घोषित हुआ तो प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत उसकी ताकत से पैर अपने पीछे खींच लेती है। तो वहीं से मैसेज साफ हो जाता है कि मेन टक्कर जो है वो गठबंधन की भाजपा से है। वो तो कर ही रहे हैं, आप देखिए, वो तो रोज ही कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ हैं बिल्कुल। और अब हमारी ताकत दुगनी हो गई है गठबंधन की उनके साथ आने से। आज आप सभी का हम लोग समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से नारा अपना दिया है कि महागठबंधन से महापरिवर्तन, ये हमारे नेताओं के द्वारा दिया गया है नारा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय चौधरी अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाकर एक ऐसी सशक्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार के सामने खड़ी की जिसकी कोई काट इस चुनाव के आज छठे दौर का जब मतदान हो रहा है, सातवें दौर का मतदान अगले रविवार को है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास बेबसी के सिवा और कोई दूसरा चारा बचा नहीं। आज आप सभी पत्रकार भाइयों के समक्ष मैं राजकुमार जायसवाल, समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष वाराणसी का, हमारे बगल में दाहिनी तरफ बैठे हुए डॉक्टर पीयूष यादव जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी, और साथ में हमारे बाएं तरफ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्री मनोज राय तुपचंडी जी, और हम सभी के बीच में महागठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव जी। मैम, आज ये किस प्रकार का प्रेस वार्ता किया गया है? किस प्रकार का प्रेस वार्ता किया गया है? सत्ताधारी पार्टी है, उसका सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग इस समय वाराणसी लोकसभा में अपने चरम पर, उसी का विरोध समाजवादी पार्टी करती है और उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि सारे बड़े नेता, पूरी कैबिनेट, पूरी भाजपा सरकार आज डेरा जमाई हुई है बनारस में और वो लोग हर तरीके का दुरुपयोग करके इस चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अब समय आ गया है, 5 साल जनता ने इनके सारे खोखले वादे और इनकी असलियत को जान लिया है और अब आने वाले कुछ ही चंद दिनों में आप देखिएगा उसका जवाब वोट के माध्यम से देंगे। मैडम, तेज बहादुर जी का क्या रोल होगा आपके चुनाव में? जी, तेज बहादुर जी आपके समर्थन में है, उनका क्या रोल होगा आपके चुनाव में? जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने जो सेना की बात बहुत करते हैं, सेना का बड़ा श्रेय लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसकी पोल खोलने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन जैसा कि अंदेशा था कि उनके पर्चे को खारिज करा दिया जाएगा, ऐसा हुआ। और लेकिन फिर वो खुल करके हमारे समर्थन में है और प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे हैं। महागठबंधन का किससे फाइट होगा बनारस में? महागठबंधन ही टक्कर दे रहा है
बनारस में भाजपा को। महारैली करने वाले एक शिरकत कौन करने वाला है आपके रैली में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी और आरएलडी के चीफ चौधरी रणजीत सिंह जी। महागठबंधन के वाराणसी की प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव जी के इस केंद्रीय चुनाव है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी धन का अकुत प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रही है। वोट को खरीदने के लिए, जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। लोगों के घरों में घड़ियां और तमाम ऐसी रोजमर्रा की वस्तुएं चोरी चोरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, और ये काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और तमाम उनके बड़े मंत्रियों की देखरेख में संपन्न कराए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि लोकसभा चुनाव अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से परे हट चुका है। लोकसभा का ये चुनाव वाराणसी के अंदर कमोवेश ऐसे ही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है कि लोकसभा का चुनाव कहीं न कहीं अपने पटरियों से भटककर केवल विपक्षी राजनीतिक दलों के दमन और जो लोग इनसे सवाल करना चाहते हैं, सवाल करते हैं, उनके दमन के ऊपर आधारित मैम, ये किस प्रकार का प्रेस वार्ता किया गया? जी, किस प्रकार का प्रेस वार्ता किया गया? देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उसका सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग इस समय वाराणसी लोकसभा में अपने चरम पर है। उसी का विरोध समाजवादी पार्टी करती है और उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि सारे बड़े नेता, पूरी कैबिनेट, पूरी भाजपा सरकार आज डेरा जमाई हुई है बनारस में, और वो लोग हर तरीके का दुरुपयोग करके इस चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अब समय आ गया है, 5 साल जनता ने इनके सारे खोखले वादे और इनकी असलियत को जान लिया है, और अब आने वाले कुछ ही चंद दिनों में आप देखिएगा उसका जवाब वो वोट के माध्यम से देगी। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने जो सेना की बात बहुत करते हैं, सेना का बड़ा श्रेय लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसकी पोल खोलने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन जैसा कि अंदेशा था कि उनके पर्चे को खारिज करा दिया जाएगा, और वैसा हुआ, और लेकिन फिर वो खुल करके हमारे समर्थन में है। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को परिवार सहित रोहतक के सांधी गांव में वोट डाला। वे करीब 10:30 बजे सांधी गांव पहुंचे और मतदान केंद्र संख्या 13 पर उन्होंने मतदान किया। रोहतक से ब्यूरो हेड आनंद कुमार की रिपोर्ट। पे जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को, इस तरह की एक शिकायत बार एसोसिएशन के प्रधान की तरफ से दी गई है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ मौजूद थे। मैं अपने चुनाव कार्यालय में बैठा था, वहाँ मुझे शिकायत आई कि विश्वकर्मा स्कूल के साथ जो अपना बूथ नंबर है 143-44 ऐसे को बूथ नंबर है, वो अपना विश्वकर्मा स्कूल के सामने, उस स्कूल के बाहर वहाँ बीबी बत्रा, जोजो, राज, बल्ले और उसके साथ 20 लोग अंदर बूथों में घुसे हुए थे। मैं वहाँ गया और वहाँ मेरी गर्मा गर्म आ गई, और उसके बाद हमने उनको निकाला। अब वो हार और हताश में वो अपनी ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आज उनकी गाड़ियाँ बिना परमिशन से बीबी बत्रा की और जोजो की और उनके बल्ले की, और जो बल्ले का मेरा 2004 में उसने मेरे कपड़े फाड़े थे। 2006 में जब कैप्टन अमन्नू का चुनाव हिंदू कॉलेज में, वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है और उसके साथ वहाँ घूम रहे थे, और जब मैंने वहाँ रोका तब उसके बाद हम उनको बाहर निकाला। ओवरऑल क्या लगता है मंत्री जी? ओवरऑल रोहतक लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में लहर है और कांग्रेस के चेहरे उतरे हुए हैं। ठीक है, मंत्री बूथों के अंदर जा रहे हैं, बाहुबलियों को लेके जा रहे हैं, और जिस तरह का ये और सरकार वहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई रोक टोक नहीं,
कोई इस बात के लिए आज तक देश में, मैं समझता हूँ, इस तरह का प्रजातंत्र की हत्या का तांडव नहीं देखा गया होगा कि मंत्री बूथ के अंदर घुसे बाहुबलियों को लेकर और कोई पुलिस की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। और ये हमने डीसी साहब को, मैंने 1-1.5 घंटे पहले जब यह रिपोर्ट आई थी पहली, तब भी बताया था, रिटर्निंग अफसर है। अब दोबारा हम इनके पास आए कि भाई ऐसे प्रजातंत्र की हत्या नहीं करने दी जाए, ऐसे बूथों के अंदर घुसना किसी को अलाउड नहीं, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, जो फौजदार का मुकदमा है, बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा है, क्योंकि अंदर जाके बूथ कैप्चरिंग के, ये इंटिमिडेशन के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग के धाराएं उन पर लगाई जाए। और उसके अलावा जो उनके साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो हमारे बार के पूर्व प्रधान जो जी थे, उनको जो है एक तरीके से जान से की धमकी भी दी, पढ़ दूंगा। तो इस तरह की तो उन्होंने जान से मारने की धमकियां तक भी दी। तो ये, और खुली तौर पे जो वीडियो वगैरह सारे आपके सामने हैं। तो ये जो इस तरह का जो है एक बूथ के अंदर जाके मंत्री जी को किस परमिशन में अलाउड है, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान है कि नहीं है। कैसे मंत्री जी बूथों के अंदर जा रहे हैं, खुले तौर पे घूम रहे हैं, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे से हमने कंप्लेंट दे रखी है, मगर कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। मैं देश की मीडिया से पूछना चाहता हूँ, देश के मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ, किस कैपेसिटी में ऐसे इनको अलाउड किया हुआ है। और उसकी सारी वीडियो हमारे पास है, अंदर जाने का वीडियो। बत्रा साहब ने जब उनसे पूछा कि आप अंदर किस कैपेसिटी में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों बताऊँ, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर रोहतक की जनता ये जानना चाहती है, और मैं आप लोग के माध्यम से बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हमारी कंप्लेंट है, रिसीव करा दिए। ये हमारी कंप्लेंट है जो अब रिसीव कराई। और फ़ोन पे मैंने 1-1.25 घंटे पहले मेरे फ़ोन पे बात हुई है। रिटर्निंग अफसर जो डीसी है वो उस बात से नकार नहीं सकते कि फ़ोन पे बात हुई है, और उसके बावजूद उनको अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं दी गई, और वो एक बूथ में रोहतक शहर में जा रहे हैं। और ये हमने अपनी प्रोटेस्ट करी है, और अब हम इमीडिएटली उसको रोका जाए, और हमने डिमांड करी है इमीडिएटली रोका जाए। वो नहीं रुके तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए अगर वो नहीं रुकते इस बात में। ठीक है। उनके साथ कोई पुलिस, आपने भी कही थी कि कोर्ट में जाने की बात। हाँ, पुलिस हमने कहा, हमने ये कहा निर्वाचन अधिकारी से कि अगर आप नहीं कार्रवाई लोगे, अगर आप कार्रवाई करो, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, और अगर आप नहीं करोगे तो हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र की हत्या खुले में हो रही है। मतलब इसमें कहीं तो हम कहाँ से हमें न्याय मिले। आप लोग के माध्यम से भी हम इसीलिए इस बात को उठा रहे हैं कि हमें न्याय कहाँ मिले, तो यहीं कार्रवाई ना हो। तो आप बता रहे थे कि उनके साथ में कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी भी शामिल है। एक डीएसपी को जो कहा गया, तो डीएसपी को जब कहा गया तो जो है डीएसपी ने कोई उस बारे में कोई एक्शन डीएसपी ने उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। 10 गाड़ियों को लेके साथ में मिसक्रेंट और बदमाशों को बीच में बिठा के, और एक बोर का कोई लोहार गांव का आदमी है, उसको भी अपनी गाड़ी में बिठा के सभी बूथों पे जाता है, सभी बूथों के अंदर करता है, वहाँ पर इंटिमिडेट करता है, जो वहाँ पर पोलिंग अफसर है उनको धमाता है, और लोगों को भी वहाँ पर कुछ धमकाने की कोशिश करता है। फिर आपने मैंने नहीं कंप्लेंट कब बात है, मैंने उसका पीछा किया। अल्टीमेटली मेरे को पता लगा कि काठ मंडी के अंदर वो श्रीमान इसका घूम रहा है। वहाँ पर एक बूथ है, क्या स्कूल का नाम है, भारतीय कन्या स्कूल के अंदर 3 बूथ बने हुए, 3 बूथ है, भारतीय टेक कन्या स्कूल, 3 बूथ उसके अंदर बने हुए हैं। मैं अंदर गया, वहाँ पर अंदर जाके ये एक बूथ के अंदर घुसा हुआ था, और इसके साथ बहुत सारे लोग थे, 50 जने लोग थे। बाद मैं अंदर गया, मैंने कहा मंत्री जी किस कैपेसिटी में अंदर आए हो, किस कैपेसिटी में, आप यहाँ से बाहर जाओ। कहता तू कौन होता पूछने वाला, तू कौन है? मैं कहा तू खोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, सीधी बात है। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, मैं दिखा दूँ? मैं कहता है तेरे को क्यों दिखाऊँ मैं अथॉरिटी लेटर? मैं कही मैं एतराज़ कर रहा हूँ, इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखा दूँ, इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, इसको दिखा दो, ये कुछ है। उसी तरह दिखा मस्ती करता रहा, उसके लोग मेरे साथ धोखामुखी करते रहे। मेरे साथ भी मेरे जवान लड़के थे, उन्होंने मेरे को वहाँ से सेव किया। अगले बूथ में फिर घुस गया, वहाँ मैंने फिर प्रोटेस्ट की। पीओ को 2 बार मैंने कहा इसको बाहर निकालो, पीओ ने कहा जी हम अभी बाहर निकालते हैं, आप निश्चिंत रहो, इसमें कोई बात नहीं है। उसके साथ जो लोग कुछ अंदर थे, एक बंसल प्रधान था, उसकी कैपेसिटी नहीं, जो लोहार था उसकी कोई कैपेसिटी नहीं, कुछ और ऐसे ही थोड़े से लोग थे वहाँ पर, सारे के साथ थे। जैसे ही मैं बाहर आया, देखा वहाँ पर कि 10 गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी, 2 गाड़ियाँ बिना नंबर की
और उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ रोहतक का कोई भी आदमी उसके अंदर नहीं था, ना मैंने बैठे हुए उसको देखा उस बात के लिए। इमीडिएटली डीएसपी को हमने वहाँ पर हमने आगे खड़े हो गए, हम उस कार्रवाई को हमने रोक दिया। रोकने के बाद हमने डीएसपी को कहा इन गाड़ियों को इम्पाउंड करो। लोकेंद्र फोगाट मेरे साथ था, अंदर भी मेरे साथ था, बाहर भी साथ था। कुछ लोगों ने उन गाड़ियों को डी फ्लैट करने की कोशिश की। मैंने कहा भाई डी फ्लैट हमने कुछ नहीं करना, हम सारी सुरक्षा को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। 3 गाड़ियों में 2 पुलिस के कांस्टेबल 2 गाड़ियां ले गए, बोला जी इम्पाउंड हो गई। हमने कहा अपना नंबर बता दें। 1 गाड़ी डीएसपी और इम्पाउंड करके वहाँ पर जाके फिर हमने वहाँ पर उसके प्रोटेस्ट के नारेबाजी लगाई हुई। उसी कार्रवाई के साथ अब भी वहाँ पर घूम रहा है और हम डिप्टी कमिश्नर से इस बात की कंप्लेंट करने के लिए आए हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और बदमाशों को साथ में लोग के शहर के अंदर प्रजातंत्र में वोटिंग का माहौल ख़राब करना चाहता है ये आदमी। ये मेरे खुद भी थी और मेरा उससे वार्तालाप या कुछ है आमने सामने मेरा खुद उसकी वीडियो है। वीडियो 15 मिनट के अंदर आप सभी जितने भी हैं सबके पास मैं अपने ऑफिस से भिजवा दूंगा, मेरी मेल से आपके पास भिजवा। निर्वाचन अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? निर्वाचन अधिकारी को हमने डिमांड की है, डिमांड एमपी साहब बताएंगे क्या क्या कहते हैं इसमें जो ये बात ऊपर से आई है ऊपर पैसे भी कितनी लगी हुई है ये पाँच नहीं कर लेंगे मैं नहीं कर रहा है चलो सर मैं कर रहा है नहीं कहा कितना लगा है सही कितना हुआ देखें सारे नाम से और सब आप लोग यार आईडी भी दिखा दीजिए आईडी हाथ में करो एक बार वीडियो हो जाएगी भैया खड़ा मेरे को ठीक है अंदर चलो प्रजातंत्र की हत्या कैसे हो प्रधान जी वो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसे अलाउड है क्या? वो 10 गनमैन ले रहे साथ में आपको 10 गनमैन साथ में ये देखो ये देखो बूथ के अंदर ये पूरे देश में कहाँ अलाउड है? किसी साहब हम भी हुडा साहब भी मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, कभी किसी बूथ के अंदर नहीं गए कोई। आज ये कहीं भी नहीं हुआ देश में। वीडियो दे दीजिए प्लीज, कंप्लीट मेल आप करा चुके
बाकी नहीं तो वहाँ भी अभी बैठे अभी वहीं बैठे इसका मैं तो देखूंगा, आप देख तो एक बार देखो इसमें ये बूथ अभी अंदर, अभी आप देखिए अंदर ये देखो जो बदमाश भी आएगा अभी देश में मीडिया में भी जाएगा डी साहब कि पहली बार ऐसा हुआ है देश में बूथों के अंदर मंत्री सामने क्या नंबर बूथ है? बहुत सी बूथ नंबर क्या है? 143 ये अंदर जी 143 ये मंत्री के सामने जी रफीला साहब ये साइड में 4 बदमाश और भी तो है, पीछे खड़े बदमाश हैं उसके उसके चेले जी पीछे वाले ये रमेश लोहानी है। कैसे बूथ को कैप्चर कर जाएगा जी? रमेश लोहानी कैसे घुस गया? ये देखो साहब उनके पास हथियार है, ब्रेक एक्शन हथियार है उनके पास 50 लड़के ऐसे फटके आ रहे थे उनके पास हथियार है जी बच्चों के पास। नहीं एविडेंस तो देखो साहब, पर इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट नजर ही आ रही है। हमें लेने तो दीजिए, वीडियो हमारे पास तो आए हैं, अभी करा I tell you, immediately you order whoever the कहते हैं अभी उनको डीएसपी ताहिर हुसैन को आगे हटाओ। Meanwhile, if he enters one more booth, the action will be, we will want action against you also. अगर वो एक बूथ पे और एक्टर है, right now we are seeking action against him. But if he is allowed to enter one more booth, आप उनको जो भी आपको कहना मैंने कहा आप किसको प्रश्न वीडियो आप किस कैपेसिटी में? मैंने कहा आप किस कैपेसिटी में? हम पीछे 10 बदमाश के साथ इनके पीछे बढ़ रहे हैं, हथियार उनके पास 50 मेरे भाई आप जो परेड कर रहे हैं सर क्लियर थ्रेड दिए विद मिनट हमारे पास वो भी है जो बस थ्रेड कर रहे हैं रमेश लोहार ने क्लियर थ्रेड दिए वीडियो हमारे पास बोले सपना दूंगा ये सपना हमारे पास सपना दूंगा ये हिसाब है ये इस वक्त हम दर्ज कराओ। हाँ बिल्कुल डीएसपी को हटाओ जी, ये सब डीएसपी को हटाओ जी वहाँ से, डीएसपी को हटाओ जी वहाँ से, डीएसपी को हटवाओ आप कितनी आप डीएसपी को हटवाओ। इवन हमने डीएसपी को पैसा जब भी धमकी दे रहे हैं साहब को उसके बदमाशी में चारों तरफ हमने बड़ी मुश्किल से बहुत ही वीडियो ड्राइव में अभी क्या उसके बाद जवाब छोड़े हैं जी, 50% आप भी छोड़े हैं जी। रमेश लोहार डांस से मारने की धमकी दे के जा रहा है, बोला राजा ने मारों को भीतर फिट करूंगा। हथियार उनके पास हथियार है, उनके पास हथियार है। एक बार ये वीडियो किसके पास है भाई? विश्वकर्मा बॉस दूसरा मैं बताइए Before the DSP Tahir Hussain, he is the witness. मैंने आपको भेज दी Tahir Hussain is the witness. व्हाट्सएप कर दी मैंने आपको। राइट नाउ कि वो अगर एक कहना डी साहब मैं बता रहा हूँ माहौल खराब हो जाएगा। Naresh Nandal DSP and Tahir Hussain. ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? नहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकेगी उनको, हम जाके हमको रोकना पड़ेगा भाई। हम ही रोकेंगे, माहौल खराब। एडमिनिस्ट्रेशन अंदर घुसने कैसे अलाउ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? 40-50 पहलवान है तो ये लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकेगी तो हम थोड़ी उनको अलाउ करेंगे। अगर प्रशासन नहीं रोकेगा तो हम रोकेंगे, जिम्मेवार प्रशासन बनेगा। डायरेक्टली नहीं ऐसे नहीं सुनो मैं भेज रहा हूँ डायरेक्टली आस्क मिनिस्टर नॉट टू गो एनीवेयर एंड सिट एट होम। और ये मैंने तुरंत ऑर्डर कर दो सर आप। मैंने आपको 1.5 घंटे पहले फोन करके कहा था ये 1.5 घंटे से कोई और आगे आप मेरा फोन कर कॉल रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक वही कह रहा हूं मैं उस टाइम इसी साहब कोई आप डीएसपी छोड़ दिया था, मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ा। बाकायदा सिंबल के साथ और वो सिंबल के साथ वो छोड़ो ना तो रेलेवेंट बात मैं तो कह
सिंबल से मुझको छोड़ दो, सिंबल की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद से हम लोग बोलते ना वीडियो inside the booth, intimidating the video. Video is clear. You take action, register case, arrest him, stop him or going. Otherwise, I am approaching court. I am moving court immediately. कंप्लेंट सर भेजा क्या भेजा आपको अभी अच्छा मैं आ रहा हूँ नवीन ब्लैक एंड व्हाइट में दे दे एक मिनट सारे आई विल टेल यू द आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ये बंदा 10 गाड़ियाँ लेके बिना परमिशन के 3 गाड़ियाँ बदमाशों को बिठा के बीच में एक लोहार है कोई बोर का ही इज हिस्ट्री शीटन क्रिमिनल वो उसकी गाड़ी में बैठ के सभी बूथों पे जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही वेंट टू मेनी बूथ्स पर्सनली स्टाफ को धमकाया कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मोहर लगवा के 3 बूथों से 1-2-3 बूथ से बचे बंदे निकलवाए वहाँ पर स्टाफ से और मैंने बाद में जाके बिठवाए कि इन बीच कैपेसिटी आप इनको डिबार कर रहे हैं, आप मेरे को दिखा दीजिए कोई कैंडिडेट मोहर नहीं लगाता है, कैंडिडेट की लगी है वो एट दैट एपिसोड को बाद चलो एक एपिसोड लिया नेक्स्ट एपिसोड में आता हूँ। भारती कौन सा भारतीय कन्या स्कूल वहाँ पर अंदर 3 बूथ है, ये तीनों बूथों के अंदर घुसा हुआ था। मैं गया मगर मंत्री जी आज किस कैपेसिटी में आ गया आप अंदर, आप कौन थे पूछने वाले, तू कौन था पूछने वाला, मैं कहा मैं आप अंदर कैसे आ गए, मैं कहा मैं आपको नहीं, आप अंदर किस कैपेसिटी के अंदर इस बूथ के अंदर एंटर कर दी, शो मी एनी अथॉरिटी लेटर, मेरे पास अथॉरिटी है मैं तेरे को क्यों दिखाऊँ, मैं कहा मेरे को नहीं दिखाएगा मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इस पीओ को दिखा दो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखा दो, इसमें एक बूथ में रोका दोबारा दूसरे में फिर गया फिर तीसरे में भी उसने एंटर किया, तीनों में इस बात का झगड़ा होता रहा। मैं कहा मंत्री जी यू काइंडली गेट आउट फ्रॉम हियर, यू काइंडली गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर जाइए, हर अंदर जाइए, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं अंदर नहीं घुसा हूँ, मैं तो आपको रोकने के अंदर घुसा हूँ, सीधी सी बात है। एक मिनट के बाद भी उनको अलाउ किया जा रहा है, अभी भी अगर वो अब ऐसा देन मतलब अभी तक हम उनको कह रहे हैं नेक्स्ट देन योर रोल विल बी अंडर क्वेश्चन। They have been appointed by you. হ্যালো এটা হচ্ছে আজকের চিত্র, এটা কিন্তু আমি আজকে তিনবার হয়েছে, 3 বার কিছু নেই দাদা। সঞ্জয় বাবুকে আইদার হি হ্যাজ বিন টেকেন ব্রাইব ফ্রম এনিবডি এলস টু হ্যারাস মি অর সামথিং লাইক দ্যাট। এখানে আমরা ব্লক করে দেবো, এত তর্ক করছেন তো আমি 2 ঘন্টা বন্ধ করে দিচ্ছি গাড়িটা। সঞ্জয় ঘোষ এলাকায় তৃণমূলের পার্টি করেন, আরে লোগোটা কোথায়, সঞ্জয় বাবু এলাকায় তৃণমূলের পার্টি করেন এবং সেই কারণে মমতা ব্যানার্জি নির্দেশ দিয়েছে যে আমাকে হ্যারাস করতে হবে। সেই হ্যারাস করার জন্য রাস্তায় একবার হওয়ার পরও দ্বিতীয়বার আবার দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছে, আমি তাকে বলেছি এই যে আমার সার্জন ফিচার আছে, তা সত্ত্বেও উনি আমাকে দাঁড় করিয়েছেন যে উনি আমাকে সার্চ করবেন। আমি আবার বলছি যে বাংলায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কলকাতা পুলিশ বলুন, বিধাননগর পুলিশ বলুন, রাজ্য পুলিশ বলুন, এনারা এনাদের বাড়িতে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। এদের কাছে দেখে আমার এখন আর রাগ হয় না, করুণা করতে ইচ্ছে করে। এদের কাছে কি কোনো ইনফরমেশন ছিল তার জন্য পুলিশ নামিয়েছে? কোনো ইনফরমেশন ছিল কিনাও জানি না, কিছু নেই। আমি আবার বলেছি যতবার খুশি সার্চ করুন, যতবার খুশি দেখুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আরে কোলখালি মুখে আমার জায়গা নয়, আপনি সাহারা ব্রিজে গেলেও দেখতে পাবেন সেম ওয়েতে আমি আবার বলছি এরকম ভাবে নাকা হচ্ছে। শান্তনু বাবু আপনাকে আমি একটাই প্রশ্ন করলাম, কেটে দিচ্ছি মাথা খারাপ, আপনি জানেন তো, চেনেন তো আমাদেরকে, আমরা রেগুলার আইন মেনে কাজ করি। ভদ্রলোকের ছবিটা নিন, ওনাকে ওনার আইডেন্টিটি কে এটা জানা দরকার। ছবি তুলেছে স্যার প্লিজ, ছবি তুলে আপনার আমরা বাকিটা দেখে নিই স্যার, বলছি আপনার সার্চিং হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ এবার আমরা আপনি আমাকে লিখে দিন, আপনি যে সার্চ করলেন সিজন সার্চে কিছু পেলেন না, এটা লিখে দিন, লিখে দিতে হবে। না না তা তো হবে না, আমার ক্ষেত্রে লিখতে হবে। এই কাগজ কলম নিয়ে শুনুন সবাই আর মুকুল রায় বাবা আপনি দেখছেন না 100টা 1 কোটি হয়ে যাচ্ছে। না না আপনি আবার এই যে সিজন সার্চ করে কিছু পেলেন না এটা বলে এই যে নিউজ এটা পালাবে যাবে। সিভিক ভলেন্টিয়ার তুই এটা সিভিক ভলেন্টিয়ার আটকে দিচ্ছ,
মুকুলের গাড়ি হ্যাঁ ও জাস্ট আমাদের নির্দেশ কতদিন করছিল বিকজ ক্যামেরা কতদিন কে আটকিয়েছেটা কি কতদিন কোন নেতা ঠিক আছে হ্যাঁ আটকেছো শুধু সব নেতা বুঝিয়ে দেবো আটকেছো শুধু ছবি ঠিক আছে? ও আমাদের হয়ে ক্ষমতা ছিল কেন ক্ষমতা ছিল কেন ক্ষমতা অর্জনের ভয় কিসের ভয় আটকেছি না না ও পালাচ্ছিল কেন মানে এখানকার ছেলে পালাচ্ছিল কেন সিভিক ভলান্টিয়ার হ্যাঁ ক্ষমতা টাকা আমার গাড়িটা মুড়ি অবধি ওই যে ব্যাগ দেখেই ওদের ইয়া আর ওই ছেলেটি পুলিশ আটকেছে পুলিশ আমি বললাম যে ফ্যামিলি গাড়ি করবেন সব দেখবেন কিন্তু আমাকে প্রেসকে ডাকতে দিন हेलो आवाज एसो आवाज खुशी होते धरो आवाज चेकिंग मत बोलो জিজ্ঞেস করুন কারা চেকিংটা করলুম না আমি চাইছি আমরা তো কনফার্ম হয়ে গেলাম চেকিংটা নিয়ে চেকিংগুলো নেই আমি অয়েল হ্যান্ডটা করে একদম পরিকল্পিত এনারা মমতা ব্যানার্জির দলদাস এনারা বাড়িতে ওনার ছেলে মেয়েদের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জা পান যে আমি পুলিশে চাকরি করি হ্যালো 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 আমাকে আজকে এয়ারপোর্টের বাইরে মোবাইল পুলিশ সার্চ করলো ঠিক আছে মোবাইলই আমি সার্জন চিন্তা করছি ভিআইপি লোক এবং আমি বলছি ইলেকশন কমিশনের লোক কোথায় আমি বলছেন ওনাকে নাকি অথরাইজ তারপরে আমি দাদা এই আমি তো 1 সেকেন্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি আমার 1 সেকেন্ড ডিউটি আপনার নয় এটা ইলেকশন কমিশনের ডিউটি আপনার নয় ইলেকশন কমিশন এক্স্যাক্টলি স্যার ইলেকশন কমিশনের ডিউটি আপনার নয় আপনার ল এন্ড অর্ডার ডিউটি बिहार के खगड़िया जिले के मानसी थाना अंतर्गत पश्चिमी ठाठा पंचायत के बख्तियार गांव में आज रविवार को घटित भीषण अग्निकांड में लगभग 1 दर्जन लोगों के आसियाने अग्निदेव के भेंट चढ़ गए। इस अग्निकांड में जान माल के क्षति की खबर तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने अगर सजगता नहीं दिखाई होती तो शायद इसकी दुर्घटना की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस दौरान विभिन्न घरों में रखे घरेलू सिलेंडर बम की तरह फटने लगे थे। 4 घरों में विस्फोट होने के बाद ग्रामीणों ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अन्य घरों से सिलेंडर खींचकर बाहर निकाला। बताया जाता है कि बिजली की तार से उठी चिंगारी ने बख्तियारपुर गांव में कहर बरपा दिया। जानकारी के मुताबिक दोपहर को भोजन करने के बाद लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हुए ही थे कि बिजली की तार से चिंगारी उठी और किसी घर पर जा गिरी। घर से धुआं निकलता देख ग्रामीण कुछ समय पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। स्थानीय लोगों द्वारा तत्क्षण ही अग्निशमन विभाग को सूचना देते हुए अपने स्तर को आग बुझाने का प्रयास किया जाने लगा। इस दौरान घरों में रखे सिलेंडर विस्फोट होने लगे। 4 घरों में विस्फोट होने के बाद ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए अन्य घरों से सिलेंडर तो खींचकर बाहर निकाला, लेकिन दर्जनों आसियानों को बचा पाना संभव नहीं हो सका। इस घटना में दिलीप साहू, सुनील साहू, मिलन शाह एवं कन्हैया के घर में रखे गैस सिलेंडर फटने की बात कही जा रही है, जबकि चमरू शाह, बुल्का शाह, अनिल शाह, घनश्याम शाह, खीरो शाह, पंकज शाह, गोपाल शाह, सूरज शाह, प्रकाश शाह, अंगाज शाह, बिक्की, राजीव एवं विकास शाह सहित अन्य लोगों के चदरा व फुसनुमा घर जलकर खाक हो गए। घर में रखे गहने व उपयोगी सामानों के खाक होने की बात सामने आ रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि सुनील शाह की 2 बकरियां भी जलकर मरी। आक्रोशित ग्रामीणों का यह भी कहना था कि अग्निशमन विभाग को सूचना दिए जाने के लगभग 2 घंटे बाद विभाग की गाड़ी गांव पहुंची हुई, लेकिन ईंधन खत्म हो जाने के कारण दमकल की गाड़ियां गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके वारदात पर पहुंची सदर विधायक श्रीमती पूनम देवी यादव, मानसी प्रखंड प्रमुख बलवीर चांद, सरपंच मुसल्लापुर हाट नियर साई मंदिर राज मेहता के निवास में रहती हूँ। यहाँ की मकान मालकिन रोज़ परेशान करते रहती है। हर 2 महीना में किराया 1,000 रुपया बढ़ाते रहती है। अभी हम 2 रूम का फ्लैट लिए हुए हैं, उसका 9,000 रुपया किराया ले रही है। और अब 2 महीना पहले ही 8,000 ले रही थी, अभी 9,000 रुपया ले रही है और अभी फिर 10,000 रुपया मांग रही है। 9,000 रुपया किराया देने गई, बोलती है 10,000 रुपया अगला महीना से हमको चाहिए। और इतना कम पावर के एमसीबी लगा दी है कि 2 पंखा चलता है। हॉल का पंखा जब चलाए, मेरी दोस्त लोग आज आई है, सब 4-5 लड़की इसमें रहते हैं। हॉल का पंखा चलाई रात में तो उसका पंखा हॉल का उड़ गया है। आए दिन परेशान करते रहती है, समझ में नहीं आता है कि हम और खाली नहीं, किराया बढ़ाने पे कहती रूम खाली करो, हर 2 महीना पे कहती रूम खाली करो। बेटा लोग को बुलवा कर धमकी दिलवाते रहती है, गाली गलौज हमेशा करते रहती है। अब यहाँ का स्टूडेंट बाहरी लड़का को भी बुला कर धमकी दिलवाते रहती है। बोलती बिजली पानी सब बंद कर देंगे। हम पीटीसी में पढ़ते हैं, मेरा भी एग्ज़ाम इस महीने है, अगले महीना भी ईद के बाद मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हम रूम खाली करें कि पढ़ाई करें, धूप में हम लू में हम रूम देखें कि क्या क्या हम करें। हम तो परेशान हो गए। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दीजिएगा तब तो यहाँ का हर स्टूडेंट सुसाइड करेगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होइएगा, क्योंकि यहाँ का मकान मालिक को सिर्फ आप लोग ही सीधा कर सकते हैं। मैं वंदना प्रीति मुसल्लापुर हाट में रहती हूँ। यहाँ की मकान मालकिन आए दिन किराया बढ़ाते रहती है। हर 2 महीना में 1,000 रुपया किराया बढ़ाते रहती है। इस घर में मेरा आए हुए 1.5 साल हो रहा है। 8,000 रुपया किराया था और आज 10,000 रुपया किराया कर दे रही है। और जब किराया नहीं देने का बात बोलते हैं तो आए दिन निकालने का धमकी देते रहती है। कभी अपना बेटा को आके धमकी दिलवाती है तो कभी दूसरे आदमी लोग से धमकी दिलवाते रहती है कि खाली करो खाली करो, और नहीं करने पे बोलती बिजली लाइन सब काट देंगे, पानी बिजली बत्ती सब बंद कर देंगे, और गाली गलौज अभद्र शब्द का उपयोग करते रहती है। अभी मेरा एग्ज़ाम है, पीटीसी से हम डीएलएड कर रहे हैं। अभी मेरा एग्ज़ाम है, हम अपना एग्ज़ाम दे के रूम खाली करें। इतना लू चल रहा है, इसमें हम रूम जा कर देखें कि रूम खाली करें। बोलती है कि नहीं, अगर खाली की हमको 3 महीना से तंग कर रही है, रूम खाली करने का धमकी दे देकर। और बिजली भी इसमें कुछ 3 पंखा सिर्फ चलता है, उसका बोलती है 2-2 हज़ार रुपया बिजली बिल आता है। अलग से मीटर लगाने के लिए भी कहते हैं कि लगा दीजिए हर रूम में अलग अलग, उसके लिए भी तैयार नहीं होती है, सिर्फ परेशान करते रहती है। हाँ, और 10 रुपया यूनिट यहाँ का बिजली बिल मांगती है। बाकी सब जगह का 5 रुपया बिजली बिल यूनिट, यहाँ का 10,000 रुपया बिजली बिल यूनिट मांगती है। और 2 रूम का फ्लैट है, इसका 10,000 रुपया मांगती है। राशन वितरण पर लगाम क्या लगाई, कोटेदार बुरी तरह से बौखला गए और यही वजह है कि उन्होंने शासन और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा पोस्ट भी छपवा दिए हैं और गलियों में लगवा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने पोस्टर के माध्यम से आह्वान किया है कि 13 मई से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उचित दर विक्रेता अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल में शामिल होने के आह्वान के साथ जिलाध्यक्ष अनिल कुमार साहू, नगराध्यक्ष केशवनाथ वैश्य, संरक्षक संतोष कुमार सक्सेना और महामंत्री संजय कुमार का भी सहयोग है। इस पर शासन प्रशासन कैसे नियंत्रण करेगा, गरीबों की खाद्यान्न कैसे बढ़ पाएगा, इसको लेकर जिले भर में चिंता जताई जा रही है। बदायूं से रिपोर्टर शिवा परासर की रिपोर्ट।
अजमेर के पुष्कर में डिफेंस गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। सेना में भर्ती होने के लिए पुष्कर में आयोजित रावत सभा के सेमिनार में नवयुवकों को फौज में अपना करियर बनाने के लिए लेफ्टिनेंट MS रावत ने सेमिनार को संबोधित किया। अजमेर से ब्यूरो हेड हीरालाल नील की रिपोर्ट। आज रावत मंदिर पुष्कर में डिफेंस गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आपने खत्म होगी, फिर आप जाओगे आईएमए के अंदर। अभी जो मेन चीज है वो होती है आईएमए। आपने सुना होगा आईएमए है ना, सबने सुना है। इसमें जेएनयू तरफ से आपको ग्रेजुएट किया जाता है। उसमें आपको जैसे बीएससी कंप्यूटर बीएससी आपको ग्रेजुएट किया जाता है। अगर आपने किया गया तो आपको नॉन टेक एंट्री होगी। आपको नॉन टेक जो अलग-अलग आर्म जो जैसे आरटीवी उनके डालने लगते हैं। अगर आप टेक्निकल एंट्री लेते हो बीएससी या आज रावत मंदिर पुष्कर में डिफेंस गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता है लेफ्टिनेंट MS रावत साहब, और जो बच्चों को सेना में ऑफिसर कैसे बना जाता है इस विषय पर विस्तार से बता रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, पहली बार हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अजय रावत, सेंड आर्टिस्ट पुष्कर। ये होती है गाइडेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं इसको वैसे कहीं आप नेट पे या फिर बुक में देखो नहीं मिलेगा, उसको डी बोलते हैं। उसकी ओनली 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट हो गया आपकी टेक्निकल एंट्री। आज यहाँ पर पुष्कर महासभा के द्वारा फौज में जाने के लिए, विशेष करके आर्मी में जाने के लिए जो मार्गदर्शन श्री महेंद्र सिंह जी लेफ्टिनेंट के द्वारा करवाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इसके लिए महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह जी साधुवाद के पात्र हैं। आपका शुभ नाम? मैं भगवान सिंह, रिटायर्ड DYSP। रावत समाज के पुष्कर मंदिर में जो डिफेंस सर्विस गाइड संबंधी कैंप रखा गया है, उसके मुख्य वार्ताकर्ता लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह जी लाडपुरा हैं। वो अपनी जानकारी देकर छात्र छात्राओं को ये अवगत कराएंगे कि डाइट कमीशन अफसर कैसे बनाया जाए। और इसमें आज 70 छात्र छात्राएँ भाग ले रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है। डॉक्टर शैतान सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष रावत महासभा पुष्कर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इस वक्त तक 3 बजे तक 44.46% मतदान हो चुका है। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है, वहीं युवाओं, वृद्ध और बच्चों में भी इस महापर्व को लेकर खासा जोश देखने को मिला। आज छठे चरण के मतदान में उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर श्री गिन्नी लाल जी तुलसियान की माताजी श्रीमती वीरमी देवी तुलसियान, जिनकी उम्र 104 वर्ष है, उन्होंने भी जाकर मतदान किया। चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार ऐसे जज्बे को सलाम करता है। वाकई यही हिंदुस्तान की पहचान है कि हम अपना फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए गोरखपुर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।
उज्जैन के नागदा शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पोर्टल पर कार्य कर रहे पत्रकार के साथ मिलकर मीडिया हाउस का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य नागदा नगर एवं आसपास के सभी पोर्टल समाचार के पत्रकारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक साथ मिलकर निर्भीकता से समाचार प्रकाशित करके सच्चाई समाज के सामने लाने का कार्य करना होगा। उज्जैन से ब्यूरो हेड संजय शर्मा की रिपोर्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के अपने साथी हैं, ये सब मिलके जो है वो मीडिया हाउस एक ग्रुप बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भविष्य में अब मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल, ये ऐसी जो न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो न्यूज़ पोर्टल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आने वाला हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी अपने हाथ में खबरों को देखना चाहता है, तो इसलिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन गई है और तत्काल न्यूज़ मिल रही है लोगों को। और आने वाले टाइम में हम लोग अपने नागदा में मीडिया हाउस का शुभारंभ करते हैं, जिसमें हमारे न्यूज़ पोर्टल वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो भी पत्रकार साथी है, हम सबसे मिलके हम लोग इस ऑफिस को शुरुआत करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी पोर्टल हैं, जिन्हें बड़े पेपर या न्यूज़ चैनल वाले उन्हें अवैध या किस तरह से कहते हैं, उनको हम एक साथ मिल के एक यूनिटी बना के और अच्छे इस तरह से काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे सभी पत्रकार साथियों से अपील करता हूँ कि आप लोग आएँ और हम लोगों से जुड़े और एक दूसरे से जुड़कर एक नई यूनिटी का गठन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो एकता का अभाव रहता है, मतलब कहीं ना कहीं एक एकता नहीं बन पाती है, एक एकजुटता नहीं बन पाती है। उसके लिए आपके मीडिया हाउस बनने के बाद कहीं ना कहीं एकता दिखेगी क्या इसके बाद? बिल्कुल दिखेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे साथ जो जुड़े हैं पत्रकार साथी, सबसे पहले हम उनके हितों की रक्षा करेंगे, उनके हितों की बात करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। अभी ज़्यादातर अपन देखते हैं कई जगह जो है मीडिया भाइयों के साथ हमला हो रहा है, मीडियाओं के साथ भेदभाव देखा जाता है, उनको कहीं ना कहीं सहायता नहीं मिल पाती है, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो चाहे नेतागिरी के रूप में हो। कहीं ना कहीं इनको आने वाले समय में मीडिया के लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को सहायता मिलेगी इस मीडिया हाउस को? बिल्कुल मिलेगी। हम हमारे ग्रुप के माध्यम से, हमारे इस मीडिया हाउस के माध्यम से हम प्रशासन से भी अपील करेंगे, आने वाली सरकार को भी हम यही बात की करेंगे कि हमारे पत्रकार साथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनसे संबंधित जो भी एक्ट हो, धाराएं हो, उससे संबंधित उनकी रक्षा के हित में प्रशासन भी खुल के काम करे, ताकि हम भी उनका प्रशासन का पूरा सहयोग करें। अभी आप मीडिया सुरक्षा के लिए जो मीडिया सुरक्षा कानून है उसको कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो अभी ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं